डिजीज उसी से कंसर्न है, MBBS हो, BDS हो, ज़्यादातर मामला जो है वो इस चीज़ से कंसर्न है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा समझिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन जहन में भी आएंगे यकीनन, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर में और बहुत चीज़ें होंगी लेकिन बेसिक इसका ही है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी और उसमें हमने क्लोनिंग ऑफ जीन को डिस्कस करना है। बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील with the it's a combination of other branches for the welfare of mankind, जिसमें हम न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ बायो ही की नहीं, साइंस की अदर ब्रांचेस की फील्ड्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेंगे। हम आते हैं टॉपिक की तरफ। जीन की क्लोनिंग से मीनिंग क्या है कि एक तरह के जीन की मल्टीपल कॉपीज बनवाना। हम क्यों ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, हम उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बॉडी कुछ केमिकल्स को बनाना रोक देती है। जैसे हम डायबिटीज़ की बात करें, इंसुलिन बनना रुक जाता है, थायराइड ग्लैंड खराब होने से थायरॉक्सिन बनना रुक जाता है, ग्रोथ हार्मोन कुछ लोग विलिंगली लेना चाहते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, कुछ फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं बनते, उन सब के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के लिए हमने सबसे पहले अराउंड 1998 में ह्यूमन की जेनेटिक मैपिंग की थी और ह्यूमन के जीन की कहाँ प्लेसेस पर किस काम के लिए वो है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। दोबारा क्लियर कर लें, ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हर क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें लोसाई, उनकी प्लेसेस को कहा जाता है, और वो कौन सा जीन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए हमने स्टडी पहले कर ली थी। और अभी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे टेलोमर और सेंट्रोमेयर के, वो भी 2018 में डिस्कवर हो गए। तो टोटल ह्यूमन का जो जीनोमिक मैप है वो डिस्कवर हो चुका है। अब हमने ये देखना था कि एक शख्स जो डायबिटिक हो जाता है उसका जीन कौन से क्रोमोसोम पर है और क्या हम उस जीन को सेपरेट करके किसी और वे में वो इंसुलिन बनवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक ई कोली बैक्टीरिया सेलेक्ट किया, जो आप जानते हैं एक प्रोकैरियोटिक बॉडी है जिसके पास दो तरह का डीएनए मौजूद होता है, एक लीनियर डीएनए है और एक उसका सर्कुलर जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। इस प्लाज्मिड डीएनए को सबसे पहले हमने स्टडी किया, इस पे कितने जीन मौजूद हैं, और फिर इसको इस बॉडी से हमने बाहर निकाला। जब इसको हमने बाहर निकाला तो इसमें जो जीन की इंसर्शन हुई हुई थी वो इस तरह, जैसे ये पजल्स बने होते हैं, ये जीन इस तरह से कनेक्टेड थे। एक जीन इस तरह से, फिर इसी तरह से दूसरा जीन इसके साथ ऐसे कनेक्टेड होगा, तो ये जीन आसानी से सेपरेट हो सकते थे। तो पहले हमने सिलेक्ट किया किसको, उस बैक्टीरिया को जिसमें डबल डीएनए था, सर्कुलर डीएनए सेपरेट हुआ। फिर हमने उस ह्यूमन के जीन को सिलेक्ट किया जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम जीन जो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा तो हमने वो जीन पहले बाहर निकालना है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी हमारा क्या है, इंसुलिन बनाने वाला जीन। तो ह्यूमन के क्रोमोसोम से वो जीन सेपरेट किया। अब देखिए ये सेपरेट करने का मरहला क्या है कि इतने छोटे सेल को जो नॉर्मल आई से नजर नहीं आता, उसमें से जाके क्रोमोसोम तक पहुंचना, क्रोमोसोम आप जानते हैं डीएनए रैप अप हुआ हुआ होता है, उसको ओपन करना और उस पर्टिकुलर एरिया से कट करके वो जीन लेकर आना। उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्हें सीजर या रिस्ट्रिक्टेज एंजाइम कहा जाता है। प्रोसेस रिस्ट्रिक्शन कहलाता है, जिसमें वो पीस ऑफ डीएनए हम कट करके लेकर आते हैं। तो पहले ह्यूमन के सेल से वो पीस ऑफ डीएनए हमने सेपरेट किया। ये सपोज एक ह्यूमन सेल है जिसका ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम से ये वाला हम पीस बाहर कट करके लेकर आ गए जो इंसुलिन बनाने का जीन था। अब अगला मरहला ये था कि हम इसमें इसको प्लेस करें। तो हमने यहां से ये जो बॉडी ली है, इसके लिए एक वर्ड देखिए यहाँ यूज हुआ है वेक्टर का। वेक्टर यहाँ ये प्लाज्मिड भी हो सकता है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया गया है। इसमें कुछ फैटी बॉडी जिनको लाइपोसोम्स कहा जाता है, उसमें ये जीन होस्ट बॉडी में भेजा जा सकता है, या फिर वायरसेस भी हो सकते हैं। तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो 3 हमारे पास वेक्टर हैं जिनके जरिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को
उस बॉडी में भेजते हैं जिसको होस्ट बॉडी कहा। एक हम प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर लेते हैं, एक वायरसेस के जरिए भी ये पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट किया जाता है, और कहीं लाइपोसोम्स होते हैं, ये फैट के से बनी हुई बॉडी जिसके अंदर इंसर्ट करके जीन को होस्ट बॉडी में भेजा जाता है। तो यहाँ हम प्लाज्मिड कौन सा यूज कर रहे हैं, वेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड में हमने जब ये जीन इंसर्ट किया इंसुलिन बनाने वाला, तो अगला मरहला उसको स्टक करना था। उसके लिए भी हमने डिफरेंट एंजाइम्स ढूंढे हैं बॉडी में, जिन्हें लाइगेज कहा जाता है। तो लाइगेज वो एंजाइम है जिसको हम होस्ट बॉडी के इस प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करने में यूज कर रहे हैं। तो इस एंजाइम का नाम लाइगेज। अब देखिए, अगर ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से निकाला था और इसमें मैंने ये होस्ट का डीएनए इंसर्ट किया, तो अब अगला मरहला इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, देखिए यहां इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहा है, जिसमें किसी दूसरी बॉडी का हम डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये अगर ओरिजिनली इसके ऊपर 200 जीन मौजूद थे, तो एक और जीन ह्यूमन का इंसर्ट होने पर क्वांटिटी रेज हो गई। तो ये स्मॉल r और डीएनए से शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बॉडी में वापस एंटर करने का सक्सेसफुल रेट 0.0001 है। ये होस्ट बॉडी में जब वापस डाला जाता है तो वो बैक्टीरिया डेड हो जाता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक केमिकल यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का लेकर अराउंड 0 से -1 टेम्परेचर पर उसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, तो फिर ये जाके एंटर हो जाता है, लेकिन सक्सेसफुल रेट इसका कम है। तो अब ये जो बैक्टीरिया बना, ये कौन सा बना, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हमने ये जीन उसमें इंसर्ट किया था। अब अगला मरहला, अच्छा इसमें क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया इतना छोटा है हमें नजर नहीं आता, हम अगर इसको कॉपी करवाना चाहें और जो रिकॉम्बिनेंट है उसके बजाय कोई दूसरा कॉपी हो जाए तो हमें पता ना चले, तो उसके लिए हम इस इंटरेस्ट जीन के साथ साथ कुछ मार्कर जीन भी ऐड करते हैं जो खास लाइट में ब्लिंक करते हैं फ्लोरेसेंस इफेक्ट में। तो हमें पता चल जाता है कि ये वही बैक्टीरिया है जिसमें हमने जीन इंसर्ट किया है। अब एक बैक्टीरिया जो डिजाइन हुआ है वो कितना इंसुलिन बना सकता है, एक ड्रॉप भी नहीं बनेगा। तो उससे नेक्स्ट मरहला होता है उनकी मल्टीपल कॉपीज बनवाना। तो अगले मरहले में आइसोलेशन, सिलेक्शन ऑफ आइसोलेशन, उस बॉडी को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जब वो मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं तो हाफ ऑफ द सिलेक्टेड बैक्टीरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट प्लेस, और उसको फिर उसमें कंटिन्यू फर्मेंटर में डालकर उससे इंसुलिन बनवाना, और जो रिमेनिंग होते हैं उनके लिए हम मजीद मल्टीप्लिकेशन पे लगाते हैं, क्योंकि प्रोसेस बार बार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट के बाद लिखा है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। वो जो बैक्टीरिया है उसको वहां से सिलेक्ट करके बाहर निकालना कि यही है जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाना। अब जो जीन के ऊपर लिखी हुई रेसिपी होती है, आप जानते हैं कि वो कोई प्रोटीन बनने ही की रेसिपी होती है, क्योंकि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक वन एंजाइम, वो एंजाइम फिर आगे जाके हार्मोन बनवाता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का अगला मरहला होता है जिसे हमने कंटिन्यू करना होता है। इसमें जो जो स्टेप्स हैं वो आपने बस याद रखने हैं कि किन किन मराहिल से गुजरकर लास्ट में हमें वो बैक्टीरिया मिलता है। अब देखिए, शुरू में हमें नहीं पता था कि नेचर ने ये 2 डीएनए क्यों रखे हैं इसमें। जब ये रिसर्च बढ़ती चली गई और इसको अब ह्यूमन अपनी वेलफेयर के लिए यूज कर रहा है, तो अब समझ आया कि नेचर ने शायद इसको इसलिए डिजाइन किया है कि इससे ह्यूमन को बेनिफिट मिले। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।